बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीलॉग में 3-4 ख़बरें आपको अपडेट करेंगे, अपना तज्ज़िया भी दूंगा। एक तो ख़बर ये है कि इमरान खान जिस JIT के सामने पेश हुए थे 9 मई के वाक़यात के हवाले से, आपको याद होगा कि एक JIT तश्कील दी गई थी जिसको हेड कर रहे थे एक DIG, एक SSP थे और 4 SPs थे। और उन्होंने तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे इमरान खान से सवाल जवाब किए थे। किला गुजर सिंह DIG ऑफ़िस में बुलाया गया था, कॉन्फ्रेंस रूम में वो तहकीक हुई थी, तफ्तीश हुई थी और सवाल जवाब हुए थे। उस टाइम पे मुबैना तौर पर ज़राए से ख़बर आई थी और वो ख़बर आई थी कि इमरान खान ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये कहा है कि मैं वापस आऊँगा। ये ज़राए से ख़बर थी कि मुबैना तौर पर इमरान खान ने कहा है कि मैं वापस आऊँगा। और ये जितनी भी इंक्वायरीज़ या इन्वेस्टिगेशंस आप लोग कर रहे हैं, इसके हवाले से आपको जवाब देने पड़ेंगे। ये एक मीडिया पे ख़बर रिपोर्ट हुई थी। आज ये ख़बर है कि इमरान खान ने JIT के मेंबरान को जो धमकाया था, वो धमकाने पर पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज कर लिया है और उंगली के इशारे से धमकाया था। अब मैं हैरान हूँ कि ये अगर धमकाया था, मिसाल के तौर पे ये वाली जो इन्वेस्टिगेशन है इसको हुए तो काफ़ी दिन गुजर गए, मेरे ख्याल में 8-10 दिन या इससे भी ज़्यादा शायद अरसा हो गया, लेकिन कंफर्टेबली आई कैन से कि 1 हफ़्ते से ऊपर की बात है। और जो क्रिमिनल लॉ का स्पिरिट है वो तो यही है कि जब कोई क्रिमिनल एक्ट होता है, कोई कार्रवाई होती है, कोई वकूआ होता है, तो फौरी तौर पे उसको रिपोर्ट किया जाता है, क्योंकि जितनी डिले की जाती है उसको रिपोर्ट करने में, उतना ही केस कमज़ोर हो जाता है और उसके अंदर फैब्रिकेशन या कंकॉक्शन के उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं। ये अदालतें लिख चुकी हैं फैसलों के अंदर। और यहाँ पर तो जो लोग कह रहे हैं कि हमें धमकाया गया था, वो तो ख़ुद पुलिस वाले हैं और पुलिस वालों को तो अपने हकूक़ भी पता है, कानून भी पता है, मुद्दई भी वो वहाँ पे ख़ुद हैं। और अगर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करनी थी तो पुलिस ने ही रिपोर्ट दर्ज करनी थी। तो अगर वो वाकई में धमकाया गया था JIT के अफसरान को, जिसमें एक DIG, एक SSP, 4 SPs थे, तो वो धमकाने के इतने दिन बाद क्यों रिपोर्ट दर्ज हुई है? यानी कि इतना इंतज़ार किस बात का था? और अगर धमकाना जेन्युइन था, ये तो फौरी तौर पे उसी वक्त रिपोर्ट दर्ज हो जानी चाहिए थी। और दूसरा सवाल ये है कि धमकाया क्या, ये कहना कि मैं वापस आऊँगा, एक शख्स को मिसाल के तौर पे अगर ये उम्मीद है कि मैं सियासी तौर पर मकबूल हूँ, ग्रास रूट लेवल पे मेरी सपोर्ट है, मेरा वोट बैंक है और मैं वापस वज़ीर आज़म बन सकता हूँ, ये कहना कि मैं वापस आऊँगा और आप लोगों को इन्वेस्टिगेशंस जो आप कर रहे हैं इसका जवाब देना या जवाब दे होंगे आप लोग, तो क्या ये धमकाने के या थ्रेट करने के या हरास करने के ज़ुमरे में आता है? ये दूसरा सवाल है। उसके बाद तो दो सवाल हैं इसके अंदर। पहला ये कि जो डिले हुई है, जो ताख़ीर हुई है, जो देर हुई है, इतने दिन लगे हैं, वो इतने दिन क्यों लगे हैं, क्या सोचा जा रहा था? दूसरा ये कि जो कहा है, अगर वो इमरान खान ने, जो कि मुबैना तौर पे ज़राए से रिपोर्ट हो रहा है, अगर वो कहा भी है, तो क्या वो धमकाने में या फिर किसी को हरासा करने में आता है, उस डेफिनेशन में फॉल करता है? बहरहाल अभी उसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज की गई है, कहा गया है कि इमरान खान ने यूँ उंगली के इशारे से धमकाया था और उसकी रिपोर्ट दर्ज हो गई है। बहरहाल तो खान की तो आजकल उंगली भी उठ रही है, तो रिपोर्टें दर्ज हो रही है पुलिस में। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह जो हैं, उनके हवाले से आपको पता ही है कि पिछले दिनों वो बाइज़्ज़त तौर पर बरी हुए हैं और FIR ये थी कि उन्होंने चीफ़ सेक्रेटरी के ख़ानदान के हवाले से ऐसी गुफ्तगू की है जो कत्ल की धमकियों के मुतरादिफ है और उसमें जो मुद्दई मुकदमा था उसने अपना बयान ही तब्दील कर लिया, जिसके बाद राना सनाउल्लाह बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो गए। तो ये आजकल सिचुएशन है। दूसरी मैं आपसे ज़िक्र करूँ कि राना सनाउल्लाह ने मियां नवाज शरीफ के हवाले से कहा है कि वो जल्द आएंगे, हिफाजती ज़मानत लेंगे, अदालतों में पेश होकर बरी होंगे। राना सनाउल्लाह अब काफ़ी हद तक आपको ना मुस्तकबिल का हाल भी बता रहे हैं और काफ़ी हद तक प्रिडिक्ट करना आसान है। आजकल जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए बड़ा आसान है आजकल तो प्रेडिक्शंस देना। वो एक तरफ तो कहते हैं कि हम ये चाहते हैं या समझते हैं कि इमरान खान गिरफ़्तार ना हो और गिरफ़्तार हुए बगैर इसके ऊपर ट्रायल चले और ये कॉन्विक्ट हो और ये जेल में जाए और ये नाअहल हो जाए। ठीक है, तो एक तरफ तो ये वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि अब मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे, हिफाजती ज़मानत फ़ाइल करेंगे और अदालतों में पेश होकर बरी हो जाएंगे। ये भी उनको यकीन है कि मियां नवाज शरीफ अदालतों में जब भी पेश होंगे, और वो उनकी मेहरबानी है कि वो अब पेश होंगे 3.5-4 साल के बाद, जब से वो लंदन गए हैं प्लेटलेट काउंट डाउन होने के बाद, तो जब भी पेश होंगे वो अदालतों में पेश होने के बाद बरी हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह को इस बात का
उम्मीद से ज़्यादा लग रहा है कि यकीन है, और इमरान खान का दूसरी तरफ एक तरह से लगता है कि उन्हें यकीन है कि इमरान खान की कन्विक्शन होगी। तो ये माइंडसेट है इस वक्त आपके फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर का, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये तो दो सियासी खबरें थी, दो और खबरें इस वीलॉग के अंदर ऐड करूँगा। एक का ताल्लुक सोशल इशू से है। नॉर्मली मैं सोशल इशूज़ पे कम बात करता हूँ, आपको पता है, पॉलिटिक्स करंट अफेयर्स पे ज़्यादा बात करता हूँ। और दूसरा इंटरनेशनल लेवल से ख़बर है। जो सोशल इशू वाली ख़बर है वो बड़ी डिस्टर्बिंग ख़बर मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एक स्कैंडल है जो कि रिपोर्ट हो रहा है, अखबारों में भी आया है, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे उसके हवाले से बात भी की है। वो कहते हैं जी कि वहाँ का यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ था, जिसमें सर फेहरिस्त चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था, उसको पुलिस ने पकड़ा है, उस पर रेड किया है और उसके पास से कुछ ड्रग्स बरामद हुए हैं और उसके मोबाइल फ़ोन में से कुछ ऑब्सीन वीडियोस बरामद हुई हैं, यानी कि कुछ गलीज़ नामुनासिब वीडियोस, गैर अखलाकी वीडियोस बरामद हुई हैं उसके मोबाइल फ़ोन से। और वो वीडियोस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों, यानी कुछ स्टूडेंट्स या असातिज़ा ख़वातीन की हैं, या मुबैना तौर पे कुछ लड़के भी उसके अंदर हैं। तो ये बड़ा डिस्टर्बिंग है कि चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर किसी यूनिवर्सिटी का, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर है, and he supposed to secure the premises of the university, और उसी के पास से अगर ड्रग्स बरामद होते हैं बकौल पुलिस के, और उसी के मोबाइल फ़ोन में से अगर इस तरह की गैर अखलाकी वीडियोस बरामद होती हैं, और वो भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाली स्टूडेंट बॉडी की, तो फिर तो ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। और ये भी कहा गया कि जो ट्रेजरर हैं यूनिवर्सिटी का और जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, उनके पास से भी इसी तरह का कुछ मवाद बरामद हुआ है रिपोर्टेडली। पुलिस रिपोर्ट ये भी क्लेम करती है कि एक ग्रुप ऑफ टीचर्स इन्वॉल्व है इसके अंदर। और किस चीज़ के अंदर ग्रुप ऑफ टीचर्स, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द पुलिस, जो कि मीडिया में कहा जा रहा है इन्वॉल्व है, वो ये है कि सेल ऑफ नारकोटिक्स, यानी कि जो ड्रग्स हैं उनकी फ़रोख्त में, और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड ब्लैकमेल ऑफ फीमेल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, यानी कि जो ख़वातीन वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं, उनकी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और हरासमेंट, उनकी जिनसी हरासगी जो है या उनका जिनसी इस्तेहसाल जो है, उसके अंदर कुछ लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। अब ये बहुत ही सीरियस इशू है, और कोई भी जो दरसगाह होती है, दरस व तदरीस की जो जगह होती है, उसका अपना एक तक़द्दुस होता है, और वहाँ से तो उस मुल्क के कौम के मेमार निकलते हैं, और वहाँ पे जो तरबियत दी जा रही होती है वो डिफ़ाइन करती है कि आने वाले सालों में या दहाइयों में इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। क्योंकि सर्टनली आपकी यूनिवर्सिटी से आप ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि ऐसे लोग निकलेंगे जो मिसाल के तौर पे अगर साइंस में जाएं तो एक अहम इजादात करें, कोई डॉक्टर बने तो उस हवाले से इंसानियत की खिदमत करे, या किसी और प्रोफेशन में जाए तो अकॉर्डिंगली सर्व करे। तो लेकिन अगर दरस व तदरीस की जगह पे यूनिवर्सिटी में ये वाले मामलात होंगे जो कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से रिपोर्ट हो रहे हैं, तो ये बहुत डिस्टर्बिंग है, ये बहुत अपसेटिंग है। और इसमें फिर जो भी इन्वॉल्व है, मैं अभी नाम लिए बगैर कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक सबूत नहीं देखे, चाहे वो फिर कोई ताकतवर शख्स है या कोई भी है, सबका एहतसाब होना चाहिए और अकॉर्डिंगली मेरिट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा जी, आगे जो इंटरनेशनल लेवल पे ख़बर है वो है नाइजर से। नाइजर में फ़ौज ने वहाँ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और वहाँ के जो सदर थे उनको गिरफ़्तार कर लिया। इस वक्त वो फ़ौज की हिरासत में नाइजर के सदर, जिनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। और जैसे ही फ़ौज ने सदर को गिरफ़्तार किया और हुकूमत का तख्ता उल्टा है, वैसे ही फ़ौज के हामियों ने सदर की जमात के हेड क्वार्टर के बाहर हमला किया, गाड़ियों को आग लगाई और पथराव भी किया। अच्छा, इसके ऊपर एक तो फ़्रांस और अमेरिका का रद्द अमल आया है, उन्होंने फ़ौजी बगावत की मज़म्मत की है। ये जो वहाँ पर फ़ौज ने टेक ओवर कर लिया है, जो मार्शल लॉ लगा दिया और सदर को अरेस्ट कर लिया, उन्होंने इसकी भरपूर अल्फाज में मज़म्मत की है। सो मच सो कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने वो जो असीर सदर हैं उनके लिए वाशिंगटन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। ये बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है एंटनी ब्लिंकन का। तो नाइजर में फ़ौजी बगावत के होने पे, मार्शल लॉ लगने पे, सदर के अरेस्ट होने पे, वहाँ के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने गिरफ़्तार शुदा फ़ौज की हिरासत में
नाइजर के सदर के हवाले से वाशिंगटन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। और ना सिर्फ ये कि फ़्रांस और अमेरिका मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर रहे हैं, बल्कि रूस ने भी इसके हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई है। और भी कुछ मुल्कों ने इस हवाले से बात की है। और अक़वाम मुत्तहिदा का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उन्होंने इंसानी ऑपरेशन जो ह्यूमैनिटेरियन वहाँ पे वो कुछ इक़दामात ले रहे थे, उनको फ़ौरी तौर पे मुअत्तल कर दिया। अब इसका नुकसान सबसे ज़्यादा नाइजर के अवाम को है, क्योंकि गरीब पॉपुलेशन है, लोग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और तकरीबन कोई 40 मिलियन अफराद को वहाँ पे इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। और यूनाइटेड नेशंस इसमें बहुत बड़ा हिस्सा डाल रहा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही वहाँ पे फ़ौजी बगावत हुई है, वहाँ की हुकूमत का तख्ता उल्टाया है वहाँ की फ़ौज ने, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी इमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ पर मुअत्तल कर दी हैं। और 40 मिलियन अफराद जिनको इंसानी इमदाद की ज़रूरत है, अब वो कैसे वहाँ के फ़ौज उनको हैंडल करेगी, वो चीज़ों को कैसे लुक आफ्टर करेगी टेक ओवर के बाद, ये एक बहुत बड़ा अब सवालिया निशान है। लेकिन इसमें जो एक अहम बात है वो अमेरिका का रद्द अमल है, और फ़्रांस का और रूस का, यानी कि ये अक्रॉस द डिवाइड रद्द अमल आया है। क्योंकि वैसे अमेरिका और रूस में आजकल आपको पता है कि आपस में काफ़ी खटपट है रूस यूक्रेन जंग को लेकर, लेकिन उसके बावजूद इस इशू पे जब फ़ौजी टेक ओवर हुआ है वहाँ पे, तो दोनों ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। आज के वीलॉग में यही ख़बरें। बहुत शुक्रिया देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।